अक्सर हम खबरों में सुनते हैं, बिजनेस चैनलों पर देखते हैं, एक शब्द जीडीपी। देश की जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी घट गई। हम सब ये सुनते तो हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि इस एक नंबर के पीछे की कहानी क्या है? आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनकी मदद से हम जीडीपी की पहेली को परत दर परत सुलझाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि जीडीपी क्या है, बल्कि ये समझना है कि भारत के जो ताज़ा आंकड़े हैं, वो हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत के बारे में असल में क्या बता रहे हैं। और ये पड़ताल जरूरी भी है, क्योंकि जीडीपी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक भाषा है। भाषा? हाँ, एक भाषा जिससे सरकारें, निवेशक और पूरी दुनिया एक दूसरे की आर्थिक ताकत को समझते हैं। पर हर भाषा की तरह इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पर बिल्कुल बेसिक परिभाषा से नहीं। मान लेते हैं कि हमारे सुनने वाले ये जानते हैं कि जीडीपी देश में बने कुल सामान और सेवाओं की कीमत है, पर इसमें एक शब्द आता है अंतिम माल। ये अंतिम या फाइनल इतना जरूरी क्यों है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि सारी गिनती की बुनियाद यहीं से शुरू होती है। अंतिम का मतलब है वो चीज जो सीधे इस्तेमाल के लिए तैयार है। जैसे मान लीजिए एक कार, तो जीडीपी में हम सिर्फ उस कार की फाइनल कीमत गिनते हैं। अच्छा, हम उस कार में लगे स्टील, टायर और इंजन को अलग अलग नहीं गिनते, क्योंकि उन सब की कीमत तो कार की फाइनल कीमत में पहले से ही शामिल है। हाँ, है ना? बिल्कुल सही। अगर टायर भी गिने और फिर पूरी कार भी, तो मतलब एक ही चीज दो बार गिनी जाएगी। हाँ, और उसे डबल काउंटिंग की समस्या कहते हैं। और इसी से बचने के लिए सिर्फ फाइनल गुड्स को गिना जाता है। ठीक, ये तो समझ आ गया। पर अक्सर दो तरह की जीडीपी की बात होती है, नॉमिनल और रियल। जब हेडलाइंस में आता है कि जीडीपी 8% बढ़ी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी खबर है या सिर्फ महंगाई का धोखा? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए। यहीं पर नॉमिनल और रियल जीडीपी का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नॉमिनल जीडीपी जो है वो मौजूदा बाजार कीमतों पर अर्थव्यवस्था का आकार मापती है। मतलब आज जो चीज जितने की बिक्री है उस हिसाब से। हाँ, तो उसमें महंगाई का असर शामिल होता है। अगर देश में उत्पादन उतना ही रहे पर हर चीज 10% महंगी हो जाए, तो भी नॉमिनल जीडीपी 10% बढ़ी हुई दिखेगी। एग्जैक्टली। मतलब ये एक तरह का भ्रम पैदा कर सकती है। लगेगा कि तरक्की हो रही है, जबकि सिर्फ हमारी जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है। एकदम सही। और इसी भ्रम को दूर करने के लिए अर्थशास्त्री रियल जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। रियल जीडीपी को महंगाई के असर से हटाकर एक बेस ईयर की स्थिर कीमतों पर गिना जाता है। अच्छा, इससे ये पता चलता है कि असल में उत्पादन कितना बड़ा है, चीजों की मात्रा कितनी बड़ी है। तो असली तरक्की रियल जीडीपी ही दिखाती है। हाँ, और एक और टर्म है जीडीपी पर कैपिटा। वो क्या है? जीडीपी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति जीडीपी। देश की कुल जीडीपी को उसकी कुल जनसंख्या से भाग दे दीजिए, तो इससे एक औसत आय का अंदाजा मिलता है। हाँ, एक मोटा मोटा अंदाजा कि देश के लोगों का औसत जीवन स्तर कैसा है। तो हमने समझ लिया कि जीडीपी क्या है और उसके अलग अलग रूप क्या है। अब आते हैं उस मशहूर फॉर्मूले पर जो अक्सर टीवी पे दिखता है, GDP = C + I + G + X - M। ये CIG सुनने में हमेशा बहुत मुश्किल लगते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फॉर्मूला असल में अर्थव्यवस्था की कहानी बताने का सबसे सीधा तरीका है। ये बस ये बताता है कि देश में बने सामान पर पैसा खर्च कौन कर रहा है। सबसे पहले है C यानी कंजम्पशन, यानी उपभोग। हाँ, ये हम और आप जैसे आम लोगों का निजी खर्च है। खाना, कपड़े, मोबाइल, गाड़ी, सब कुछ। और ये जानना दिलचस्प है कि भारतीय जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 60% इसी C से आता है। 60%? मतलब देश का मूड कैसा है, लोग खर्च कर रहे हैं या नहीं, इसका सीधा असर जीडीपी पर पड़ता है। बिल्कुल। इसके बाद आता है I यानी इन्वेस्टमेंट, निवेश। हाँ, ये निजी कंपनियों का खर्च है। नई फैक्ट्री लगाना, मशीनें खरीदना, ये भविष्य के लिए होता है। अगर आय बढ़ रहा है, मतलब कंपनियों को भरोसा है कि आगे सब अच्छा होगा। सही पकड़ा। फिर है G यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्च, जैसे सड़कें, पुल, स्कूल। हाँ, और सेना पर खर्च, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, ये सब G में आता है। और आखिर में है XM यानी नेट एक्सपोर्ट्स। X मतलब एक्सपोर्ट्स, जो सामान हमने बाहर बेचा। M मतलब इंपोर्ट्स, जो हमने बाहर से खरीदा। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ, पूछिए। इस फॉर्मूला में इंपोर्ट्स को घटाया क्यों जा रहा है? अगर देश में लोग विदेशी फोन या कारें खरीद रहे हैं, तो वो भी तो एक आर्थिक गतिविधि है। ये एक बेहतरीन सवाल है।
देखिए, जीडीपी का मकसद है देश की घरेलू सीमाओं के अंदर हुए उत्पादन को मापना, है ना? हाँ, जब आप कोई विदेशी कार खरीदते हैं तो वो खर्च आपके सी यानी कंजम्पशन में जुड़ जाता है। ठीक है। लेकिन वो कार भारत में तो नहीं बनी, तो उसके उत्पादन को अपनी जीडीपी से हटाने के लिए हम उसे एम यानी इंपोर्ट्स में भी गिनते हैं और फिर फॉर्मूले से घटा देते हैं। अच्छा, तो हिसाब बराबर हो जाता है ताकि हम सिर्फ वही गिने जो भारत में बना है। बिल्कुल। तो हमने गिनती का तरीका समझ लिया। अब आते हैं असल आंकड़ों पर। जब एनएसओ ने हाल ही में ये सारी गिनती की तो नतीजा क्या निकला? भारत की अर्थव्यवस्था की कहानी कैसी दिख रही है? हमारे स्रोतों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की रियल जीडीपी में लगभग 6.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। 6.5%? हाँ। ये एक मजबूत आंकड़ा लगता है। हाँ, ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज विकास दरों में से एक है। पर इस नंबर के अंदर की कहानी क्या है? मतलब ये ग्रोथ आ कहां से रही है? यही सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण है। आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि ये ग्रोथ मुख्य रूप से 2 इंजनों से चल रही है। वो क्या है? पहला, सर्विस सेक्टर, जिसमें आईटी, फाइनेंस, ट्रेड ये सब आता है। और दूसरा? दूसरा सरकारी खर्च यानी जी, मतलब सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च। हाँ, उसका असर दिख रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग और कृषि का क्या हाल है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ थोड़ी धीमी रही है, जो एक चिंता का विषय है क्योंकि ये सेक्टर बहुत रोजगार देता है। और कृषि? कृषि तो मानसून पर बहुत निर्भर करती है, तो उसमें उतार चढ़ाव बना हुआ है। तो तस्वीर ये है कि सर्विस सेक्टर हमें आगे ले जा रहा है। हाँ, पर अर्थव्यवस्था के बाकी पहियों को भी रफ्तार पकड़ने की जरूरत है। और अगर हम रुपयों में देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था का आकार कितना बड़ा हो गया है? नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से ये आंकड़ा लगभग 330 करोड़ 68 लाख करोड़ है। और सरकार का लक्ष्य, जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है, भारत को अगले कुछ सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। जीडीपी हमें रफ्तार तो बता रहा है, पर क्या ये गाड़ी की सेहत के बारे में भी कुछ बताता है? बिल्कुल नहीं। और इन सीमाओं को समझना जीडीपी को समझने से भी ज्यादा जरूरी है। जीडीपी को एक कार के स्पीडोमीटर की तरह समझिए। अच्छा। ये बताता है कि गाड़ी कितनी तेज चल रही है, लेकिन ये नहीं बताता कि इंजन से धुआं निकल रहा है या टायर घिस चुके हैं। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जिनके काम का कोई औपचारिक रिकॉर्ड नहीं होता, उनके योगदान को जीडीपी पूरी तरह से नहीं माप पाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था का असली आकार शायद आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा है। हो सकता है। और पर्यावरण का क्या? अगर कोई फैक्ट्री बहुत प्रदूषण फैलाकर उत्पादन बढ़ा रही है तो जीडीपी तो बढ़ेगी। हाँ, जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन हवा और पानी की गुणवत्ता खराब होगी। उसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। जीडीपी विकास के कारण हुई पर्यावरणीय क्षति को नहीं गिनता। और सामाजिक असमानता? उसे भी नहीं मापता। हो सकता है जीडीपी बढ़ रही हो, लेकिन सारी कमाई देश के सिर्फ 1% लोगों की जेब में जा रही हो। जीडीपी पर कैपिटा तो सिर्फ एक औसत है। और एक और विरोधाभास देखिए, अगर किसी शहर में बाढ़ आती है तो उसके बाद पुनर्निर्माण पर जो हजारों करोड़ खर्च होते हैं वो भी जीडीपी को बढ़ा देते हैं। हाँ, जबकि असल में वो एक भयानक नुकसान की भरपाई है, कोई नई तरक्की नहीं। अगर इसमें इतनी सारी कमियां हैं, ये असमानता नहीं दिखाता, पर्यावरण का हाल नहीं बताता, तो फिर सरकारें, निवेशक और पूरी दुनिया इस एक नंबर को लेके इतनी जुनूनी क्यों है? क्योंकि इन तमाम सीमाओं के बावजूद ये आज भी आर्थिक गतिविधि को मापने का सबसे सीधा और मानकीकृत तरीका है, जिसे पूरी दुनिया एक जैसे मापती है। और इसके कुछ बहुत जरूरी काम है ना? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले नीति निर्धारण के लिए सरकारें जीडीपी के आंकड़ों को देखकर ही बड़े फैसले लेती हैं। जैसे कि अगर जीडीपी ग्रोथ धीमी हो रही है तो रिजर्व बैंक ब्याज दरें घटा सकता है, सरकार टैक्स में छूट दे सकती है। ये सारे फैसले जीडीपी के आंकड़ों पर आधारित होते हैं। और निवेशकों के लिए तो ये एक तरह का मौसम बताने वाला यंत्र होगा। निश्चित रूप से। एक निवेशक किसी देश में पैसा लगाने से पहले देखता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है या नहीं। 6.5% की ग्रोथ बताती है कि यहाँ अवसर हैं। और अंतरराष्ट्रीय तुलना? हाँ, अंतरराष्ट्रीय तुलना के लिए हम कैसे जानते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? जीडीपी के आंकड़ों से ही। तो ये एक इम्परफेक्ट टूल है, पर इसे बेहतर और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टूल अभी तक बना नहीं है। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि जीडीपी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण एक्सरे है, जो हमें उसकी हड्डियों की बनावट दिखाता है। लेकिन ये पूरी बॉडी का एमआरआई नहीं है, जो हमें हर नस और मांसपेशी का हाल बता सके। बिल्कुल सही कहा। हमने समझा कि रियल जीडीपी हमें असली विकास दिखाती है। हमने भारतीय जीडीपी के सबसे बड़े हिस्से यानी हम लोगों का खर्च सी
के महत्व को जाना। और हमने ये भी देखा कि भारत की 6.5% की मौजूदा ग्रोथ सर्विस सेक्टर के कंधों पर है। लेकिन साथ ही हमने इसकी सीमाओं पर भी बात की कि ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर्यावरण और सामाजिक कल्याण जैसे पहलुओं को नजरअंदाज कर देता है। सही बात है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने अर्थव्यवस्था की 1 साल की तस्वीर देखी, लेकिन सोचिए अगर हम पिछले 20 सालों के आंकड़ों को एक साथ देखें, जब भारत की अर्थव्यवस्था ने उड़ान भरनी शुरू की थी। हाँ, तो विकास का चरित्र कैसे बदला है? 2004 में जीडीपी ग्रोथ का इंजन क्या था और 2024 में क्या है? क्या कल के रोजगार पैदा करने वाले सेक्टर वही होंगे जो आज हैं? ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य शायद हमें आने वाले दशकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है।